हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लॉ लर्न में। फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करने वाले हैं मूल अधिकारों के बारे में। हमारे राइट्स क्या क्या हैं, हमारे अधिकार क्या क्या हैं और ये कहाँ से कहाँ तक हैं, कहाँ से इनकी स्टार्टिंग हुई है, कहाँ से ये इनका बेस क्या है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने पढ़ा होगा इससे पहले कि मूल अधिकार हमारे अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में निहित हैं। हमारे मूल अधिकार है क्या क्या, ये तो आपने देखे होंगे, जैसे कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये हमारे 6 मूल अधिकार हैं। और इनके अलावा आज हम क्या देखने वाले हैं कि मतलब इनका बेस क्या है, कहाँ से स्टार्ट हुए हैं, इनमें क्या क्या चीज़ें हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, डिटेल्स में हम इनके बारे में आज जानेंगे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं सबसे पहले इनके बेस के बारे में, ये कहाँ से प्रारंभ होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। मूल अधिकार नैसर्गिक एवं अप्रतिदेय हैं, जो कि राज्य कीर्ति के विरुद्ध गारंटी हैं। इनका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक किया गया है। इन्हें संविधान में सम्मिलित करने का समर्थन नेहरू रिपोर्ट 1928 द्वारा किया गया। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र, मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, जिसे मूल अधिकारों का जन्मदाता कहा जाता है। भारतीय संविधान का अभिन्न अंग होने के कारण इनमें संशोधन भी किया जा सकता है। एवं राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के दौरान मौलिक अधिकारों, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छोड़कर को स्थगित भी किया जा सकता है। तो अगर अनुच्छेद 352 के तहत अगर यहाँ पे क्या आपातकाल की स्थिति आती है तो क्या हो सकता है, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छोड़कर क्या हो सकता है, इनको स्थगित किया जा सकता है। तो ये भाग 3 में है, फंडामेंटल राइट्स 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेद में ये निहित किए गए हैं। और इनका समर्थन किसने किया था, नेहरू रिपोर्ट ने किया था। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसमें मूल संविधान में क्या क्या था। जो ये मूल संविधान था, मूल संविधान में क्या हुआ था, नागरिकों के लिए 7 मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई थी, परंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 व 19 का को मूल अधिकारों से हटाकर अनुच्छेद 300 ए में रख दिया गया और अब ये सिर्फ कानूनी अधिकार हैं। तो ये जो संपत्ति का अधिकार है, ये क्या है, अब कानूनी अधिकार है। मूल अधिकारों में किसी प्रकार की भी संदिग्धता की स्थिति में इसका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। संविधान के निर्माण से पूर्व ही मूल अधिकारों की मांग होना प्रारंभ हो गई थी, जो विभिन्न अवसरों पर विभिन्न राष्ट्रवादी नेताओं, संस्थाओं व बिल के माध्यम से उठाई गई थी। अब बात करते हैं मूल अधिकारों की मांग। मूल अधिकारों की मांग कब कब की गई थी, तो सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस का पुनः अधिवेशन 1895, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। होम रूल आंदोलन 1915 एनी बेसेंट के द्वारा। 1925 के कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल में इसकी केवल चर्चा की गई थी। नेक्स्ट है कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन 1927 में मुख्तार अहमद अंसारी के द्वारा इसको किया गया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी द्वारा, इसमें क्या है, नोट है, 1935 के अधिनियम में मूल अधिकारों की बात तक नहीं की गई थी। अब बात करते हैं मूल अधिकार। अभी हमने जैसे कि देखा था कि मूल अधिकार हमारे अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक हैं। और अभी आपने पढ़ा कि इससे पहले हमारे 7 मूल अधिकार थे, लेकिन जो 7वां मूल अधिकार था वो हटा दिया गया था, वो अब कानूनी अधिकार हो चुका है। अब बात करते हैं कौन कौन से अधिकार हमारे पास बचे हुए हैं। सबसे पहले है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार हमारे पास है 14 से लेकर 18 तक, अनुच्छेद 14 से 18 तक। उसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। उसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23 से लेकर 24 तक। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
25 से लेकर 28 तक। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार निहित किए गए हैं 29 और 30 में। और लास्ट में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये क्या है 32 में इनका वर्णन किया गया है। अब बात करते हैं मूल अधिकारों से संबंधित विभिन्न वाद। तो सबसे पहले जो इसमें वाद इससे संबंधित है, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1981 का वाद है। तो प्रथम संविधान संशोधन को इसने चुनौती दी थी। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत मूल अधिकारों में भी परिवर्तन कर सकता है। उसके बाद है सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य वाद 1965। इसमें उच्चतम न्यायालय ने शंकरी प्रसाद वाद के निर्णय का ही अनुमोदन किया। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य वाद 1967, इसमें पुनः मूल अधिकारों में परिवर्तन को वाद बनाया गया। इस निर्णय में उपरोक्त दोनों वादों को बदल दिया गया और निर्णय दिया गया कि संसद मूल अधिकारों में परिवर्तन नहीं कर सकती। नेक्स्ट है केशवानंद बनाम केरल राज्य वाद 1973। इस वाद के निर्णय में मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया और स्पष्ट किया गया कि मूल अधिकारों में परिवर्तन कर सकती हैं, लेकिन संशोधन उसी सीमा तक मान्य होगा जिस सीमा तक मूल ढांचे का सिद्धांत परिवर्तित न होता हो। नेक्स्ट है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980। 42वें संविधान संशोधन को चुनौती दी इसने। इसमें केशवानंद वाद के ही निर्णय को दोहरा गया और संसदीय शक्ति की सीमा का निर्धारण किया गया। कहा गया कि मूल ढांचे के अलावा संशोधन स्वीकार्य हैं। इसके अतिरिक्त यह भी निर्धारित किया गया कि संविधान के आधार मूल लक्षणों की रक्षा का अधिकार न्यायालय को है और इसी आधार पर न्यायालय किसी भी संशोधन का पुनरावलोकन भी कर सकती है। इसके तहत 42वें संविधान संशोधन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और इस प्रकार इस निर्णय के पश्चात संसद और न्यायपालिका के मध्य टकराव की स्थिति समाप्त हो गई। अनुच्छेदवार मूल अधिकार। अब इसमें क्या था कि अनुच्छेदवार जो मूल अधिकार हैं हमारे इनके बारे में हम क्या करेंगे, डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके और हम आपके लिए नए नए इसी प्रकार के वीडियो लेके आते रहें। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि अनुच्छेद 12 में क्या है, राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा केंद्र सरकार, राज्य सरकार व स्थानीय व अन्य प्राधिकारी राज्य क्षेत्र में या नियंत्रण में, इसमें क्या है, इनकी परिभाषा है। उसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में क्या है, मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां हैं। इसके अंतर्गत मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। इसके अनुसार संसद ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकती जिससे मूल अधिकारों का उल्लंघन होता हो या उनका अल्पीकरण होता हो। संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन प्रत्यक्ष रूप से कहीं भी उल्लेखित नहीं है। अप्रत्यक्ष रूप से इसका स्रोत अनुच्छेद 13 ही है। नेक्स्ट है संविधान प्रारंभ होने से ठीक पूर्व भारत के राज्य क्षेत्र में लागू सभी विधियां उस मात्र तक शून्य होंगी जिस तक वे इस भाग 3 से असंगत या उल्लंघन करती हैं। अनुच्छेद 14 बात करते हैं। अनुच्छेद 14 क्या कहता है हमारा, विधि के समक्ष समानता। विधि मतलब कानून, कानून के समक्ष समानता। इसके तहत सभी व्यक्तियों के लिए समान कानून बनाएगा। इसके तहत क्या है, राज्य सभी व्यक्तियों के लिए समान कानून बनाएगा तथा उन पर समानता से लागू करेगा। किसी भी व्यक्ति को विशेषाधिकार नहीं दिया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति समान कानून द्वारा ही शासित होगा। अब इसके अपवाद क्या थे, अपवाद क्या है, अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति व राज्यपाल के विशेषाधिकार। अनुच्छेद 105 और 194 के तहत दिए गए विशेषाधिकार। तो क्या है, जो अनुच्छेद 14 है उसका अपवाद क्या है, 361 के तहत राष्ट्रपति व राज्यपाल के विशेषाधिकार। अनुच्छेद 105 और 194 के तहत दिए गए विशेषाधिकार हैं। इसमें बात करते हैं अनुच्छेद 15 की। अनुच्छेद 15 में क्या है, धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश,
नस्ल जन्म स्थान के आधार पर विभेद निषेध। इसे आधुनिक समाज की स्थापना का अनुच्छेद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक समाज की स्थापना का अनुच्छेद भी कहा जाता है, क्योंकि इसके तहत किसी भी नागरिक के साथ इन आधारों पर सार्वजनिक स्थलों जैसे दुकान, होटलों, मनोरंजन के सार्वजनिक स्थलों जो प्रदेश या राज्य नीति द्वारा पोषित हो या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, घाटों और सड़कों के संदर्भ में भेदभाव नहीं किया जा सकता। उसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 16 की। अनुच्छेद 16 में क्या है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। राज्य के अधीन निकलने वाली नौकरियों व पदों पर नियुक्ति व नियोजन हेतु सभी नागरिकों को समान रूप से अवसर प्रदान किए जाएंगे। नौकरियों में आरक्षण इसी अनुच्छेद के आधार पर दिया जाता है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत। संविधान के में अस्पृश्यता को परिभाषित नहीं किया गया है, किंतु मैसूर उच्च न्यायालय ने इस शब्द के संदर्भ में कहा है कि इस शब्द का अर्थ शाब्दिक या व्याकरणिक दृष्टि से दूर, अत्यधिक ऐतिहासिक और बर्बर है। इसका अर्थ है कि किसी वर्ग विशेष के लोगों की उनके रहन सहन, खान पान इत्यादि के आधार पर अयोग्य सिद्ध करना। अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत। इसके तहत राज्य ने सेना व शिक्षा के अतिरिक्त अन्य सभी उपाधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है, अर्थात राज्य सेना व शिक्षा संबंधी सम्मान के अतिरिक्त कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। नोट: इसी अनुच्छेद के तहत देश का कोई भी नागरिक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। बात करते हैं अनुच्छेद 19 की। वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। इसको वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता भी बोलते हैं। इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार का अनुच्छेद भी कहा जाता है। इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार का अनुच्छेद भी कहा जाता है। मूल संविधान में वाक स्वतंत्रता संबंधी 7 अधिकार थे। 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद अब 6 रह गए हैं। सबसे पहला है इसमें 19A, बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, व्यावसायिक विज्ञापन, प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार। 19B में है शांतिपूर्वक या शांतिपूर्ण बिना हथियार के एकत्रित होना व सभा करने की स्वतंत्रता। हम क्या कर सकते हैं? शांतिपूर्वक सम्मेलन कर सकते हैं, इसका हमें अधिकार है। 19C के अंतर्गत क्या है? संघ बनाने की स्वतंत्रता। हम क्या कर सकते हैं? संघ बना सकते हैं। राजनीतिक दल इसी आधार पर बनते हैं। 19D, भारतीय राज्य क्षेत्र में कहीं भी बाधा रहित या आबाद घूमने की स्वतंत्रता है। आप भारत राज्य क्षेत्र में कहीं भी घूम सकते हैं। 19E के अंतर्गत क्या है? भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता। इसका अपवाद जम्मू कश्मीर था, लेकिन अब नहीं है। 19G, आजीविका चलाने हेतु विधि सम्मत किसी भी प्रकार का व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। तो आप क्या कर सकते हैं? आजीविका चलाने हेतु विधि सम्मत किसी भी प्रकार का व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है, आपकी स्वतंत्रता है। 19F जो था, संपत्ति का अधिकार। 19F क्या था? संपत्ति का अधिकार। इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया है। अब उसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 क्या है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसके तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दी जा सकती है। किसी भी व्यक्ति को उसी कानून के तहत सजा दी जा सकती है जो अपराध करते समय प्रचलन में हो, ना कि इसके बाद वाले के तहत और ना ही उससे पहले वाले के अनुसार। नेक्स्ट है, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो ये 3 राइट इसके अंतर्गत दिए गए हैं। अब बात करते हैं अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण।
तो इसमें क्या है, किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त अन्य किसी आधार पर उसकी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं रखा जा सकता है। इसमें एक वाद है, मेनका गांधी बनाम भारत संघ वाद 1978 इस संबंध में निर्णायक रेखा है। अनुच्छेद 21 का शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। उसके बाद है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में क्या है, गिरफ्तारी और निवारक निरोध से संरक्षण। प्रत्येक व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी का शीघ्र कारण बताया जाना जरूरी है। 24 घंटों के अंदर यात्रा समय के अतिरिक्त मजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रस्तुत करना, इसी के तहत वकील से परामर्श की सुविधा इसमें है। निवारक निरोध, इसके तहत किसी संदिग्ध व्यक्ति को अपराध करने से पूर्व ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस गिरफ्तारी का उद्देश्य अमुक व्यक्ति को सजा देना नहीं बल्कि उसे अपराध करने से रोकना होता है। यह राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था बनाने रखने या देश की सुरक्षा संबंधी कारणों से किया जा सकता है। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यवहार और बलात्सर्म का प्रतिषेध। इसके तहत किसी व्यक्ति की खरीद, बेच, बेगारी या किसी भी प्रकार के बलात्सर्म को प्रतिबंधित कर दिया गया है, परंतु जरूरत पड़ने पर राष्ट्र की सेवा करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। अनुच्छेद 24, अब बात करते हैं अनुच्छेद 24 की, बालकों के नियोजन का प्रतिषेध यानी कि बाल श्रम पर रोक। 14 वर्ष या इससे कम आयु के बालकों को कारखानों या कृषि अन्य जोखिम भरे कार्यों में नियुक्ति नहीं किया जा सकता है। 2006 में बच्चों हेतु घरेलू व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में नियोजन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और नियोजन करने वालों को दंड का प्रावधान है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 25 की। अनुच्छेद 25 क्या कहता है, अंतःकरण या धर्म को मानने, आचरण करने व प्रचार करने की स्वतंत्रता। इसमें स्वतंत्रता दी गई है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसके अनुसार आचरण कर सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। अनुच्छेद 26 क्या है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध करने की स्वतंत्रता। यह अनुच्छेद धर्म की सामूहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। यह अनुच्छेद व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्था निर्माण व पोषण का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 27 विशिष्ट धर्म अभिवृद्धि के लिए कर न अदा करना। राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसा किसी भी प्रकार का कर या चंदा देने को बाध्य नहीं कर सकता जिसका प्रयोग किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि व पोषण करने हेतु किया जा रहा हो। अनुच्छेद 28 शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षण या धार्मिक उपासनाओं में शामिल होने की स्वतंत्रता। राज्य द्वारा पूर्ण रूप से पोषित संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती और न ही ऐसे शिक्षण संस्था अपने छात्रों को किसी धर्म अनुष्ठान में भाग लेने में या धर्मोपदेश को सुनने के लिए बाध्य ही कर सकते हैं। राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं में अभिभावकों की सहमति से शिक्षा दी जा सकती है। राज्य द्वारा प्रशासित किंतु किसी धर्मस्थ या न्यास द्वारा संस्थापित संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। सभी नागरिकों को भाषा, लिपि व संस्कृति बनाए रखने का अधिकार होगा और राज्य वित्त से पोषित संस्थाओं में जाति, लिंग इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 30 अब अनुच्छेद 30 क्या कहता है, अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व व्यवस्था करने का अधिकार है। कोई भी अल्पसंख्यक अपने पसंद की शिक्षण संस्थान चला सकता है और राज्य अनुदान देने में उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 32 अब अनुच्छेद 32 क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अंबेडकर साहब ने इसे ही संविधान की आत्मा कहा है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसको
संविधान की आत्मा कहा है। इसके अंतर्गत 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। सबसे पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है उत्प्रेषण, पांचवा है अधिकार परीक्षा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 क्या है? सिविल सेवकों, सैन्य बलों, पुलिस व गुप्तचर संगठनों के मामले में संसद कानून बनाकर मूल अधिकारों को सीमित कर सकती है। अनुच्छेद 24, संसद किसी भी क्षेत्र में सेना विधि लागू कर सकती है। ऐसी स्थिति में मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लग जाता है। अब लास्ट है अनुच्छेद 35। अनुच्छेद 35 क्या है? इसमें क्या है? अनुच्छेद 33 व 34 के संबंध में कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है, न कि राज्य विधान मंडलों को। तो अनुच्छेद 33 व 34 के संबंध में कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है, न कि राज्य विधान मंडल को। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। ये थे हमारे आज मूल अधिकारों के बारे में जानकारी। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो कृपया हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आप तक हमारे नए नए वीडियो हम इस तरीके के लाते रहें। आप तक हमारे वीडियो सबसे पहले पहुंच सकें, हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।